आदाब दोस्तों, शायद कॉन्शियसनेस से बढ़कर कोई और मसला ऐसा नहीं है जो फिलोसोफर्स को इतना परेशान करता हो। हम इसे किस तरह बयान करें? मादी अशिया जैसे कि न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस किस तरह एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जाती और बातनी तजर्बा पैदा कर सकते हैं। न्यूरो साइंसदान दिमाग के बारे में हैरत अंगेज दरियाफ्तें कर चुके हैं और वो तेजी से नई मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हमें शऊर के बारे में कोई मुफीद बात बताने के काबिल हुए हैं? दोस्तों, जहन और जिस्म के दरमियान लिंक फलसफे के कदीम तरीन पजल्स में से एक है। यह ख्याल जाहिर करता है कि हमारी जहनी कैफियत यानी मेंटल स्टेट महज प्योरली फिजिकल नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि खरीदारी के लिए जाने जैसा एक तसव्वुर महज एक जिस्मानी शय है। लेकिन अगर थॉट्स और आइडियाज मादी या जिस्मानी अशिया नहीं है, फिजिकल नहीं है, तो फिर वो मादी दुनिया के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। शऊर पर होने वाली तमाम सोच और तहकीक का सुराग कम से कम डेकार्ट तक जरूर जाता है। उसने अपनी ड्यूअलिज्म पर मबनी फलसफियाना सोच के जरिए जदीद फलसफे के मुबाहिस की बुनियाद फराहम की, जिसमें उसने दुनिया को दो मुख्तलिफ इकसाम की अशिया में तकसीम किया। जहनी अशिया जैसे मेंटल स्टफ, जैसे कि हमारे थॉट्स, बिलीव्स और हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, और मादी अशिया जैसे कुर्सी, दिमाग, जिस्म और दीगर तमाम मादी वजूद। लेकिन जब आप दुनिया को इस तरह तकसीम कर देते हैं तो आपको एक बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है। उसे दोबारा किस तरह जोड़ा जाए? जहन और मादे का आपस में क्या ताल्लुक है? ड्यूअलिज्म का यही बुनियादी मसला मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हुआ है, जैसे कि थॉमस नैगल का एक्सप्लेनेटरी गैप का आइडिया, तशरीही खला उर्दू में अगर हम इसे तर्जुमा करें, और हालिया बरसों में डेविड चार्मर का हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी शऊर का मुश्किल मसला। तो डेविड चार्मर का मानना है कि शऊर के, कॉन्शियसनेस के हवाले से दो तरह के मसाइल मौजूद हैं। एक आसान मसला, इजी प्रॉब्लम, और दूसरा मुश्किल मसला, हार्ड प्रॉब्लम। आसान मसला यह है कि हम ये जान ले कि दिमाग किस तरह काम करता है। ख्याल यह है कि अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में तमाम तफसीलात जान सकें, यानी वो तफसीलात जो पैदाइश से लेकर आज तक हमारे ब्रेन्स के अंदर जमा हुई है, तो हम बिहेवियर, कॉग्निशन, परसेप्शन, एक्शन यानी रवैये, इदराक, फहम, अमल और दिमाग की दीगर तमाम सरगर्मियों को समझने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल मसला यह है कि यह सब कुछ शऊर से क्यों और कैसे जुड़ा है। आखिर क्यों हम सिर्फ रोबोट या फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज नहीं हैं जो रोजमर्रा जिंदगी बसर कर रहे हैं बगैर इसके कि वो किसी जिंदगी को जानते हो, बगैर किसी शऊरी तजर्बे के, यानी किसी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बगैर। मेरा ख्याल है कि नतीजा यह है कि इजी प्रॉब्लम हल हो भी जाए तब भी वो मुश्किल मसले को छू भी नहीं सकेगी, चाहे हम ये पूरी तरह समझ लें कि दिमाग अपने एक्शंस, अपने रवैये, अपने परसेप्शन को किस तरह पैदा करता है। तब भी ये बात एक मुहम्मा, एक पजल ही रहेगी कि इन सब अफआल का, इन सब एक्शन का शऊरी तजर्बे से क्या ताल्लुक है। क्यों ये सब कुछ किसी शऊर से जुड़ा होना चाहिए? हमें इसका कोई तसल्ली बख्श, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। यूं एक बहुत बड़ी खलीज, एक एक्सप्लेनेटरी गैप, एक मेटाफिजिकल कैज़म बाकी रह जाता है, जिसे किसी ना किसी तरह अबूर करना है, ब्रिज करना है। दोस्तों, एक और दुनिया में जो हमारी दुनिया से जरा मुख्तलिफ होती, वो खातून जिसे हम बोहेमिया की शहजादी एलिजबेथ के नाम से जानते हैं, शायद एक बाअसर और मशहूर फलसफी या साइंसदान के तौर पर पहचानी जाती हैं। हमारी दुनिया में उनके ख्यालात ज्यादातर उनके उस मकतूबाती मुकालमे यानी कॉरेस्पॉन्डेंस से सामने आते हैं जो उन्होंने अपने दौर के अजीम मुफक्किरीन, खास तौर पर रेने डेकार्ट के साथ किए। अपनी जिंदगी में वो एक बाकिरदार और बेबाक शख्सियत के तौर पर जानी गई और बाद के बरसों में सैक्सनी के एक अहम कॉन्वेंट की फाल मुंतजिमा भी रही। मगर जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा मुमताज करती है वो उनकी फिक्री आजादी और एक क्वेश्चनिंग इंटेलेक्ट थी, जिसने उन्हें डेकार्ट के एक मशहूर तरीन नजरिए यानी माइंड बॉडी डुअलिज्म, जिस्म की दुई को
और जिस्म और जहन की दूरी को चैलेंज करने पर आमादा किया। यह नजरिया कि जहन या रूह एक गैर मादी सब्सटेंस है जो जिस्म से मुख्तलिफ है, अगर ये सच है तो शहजादी एलिजबेथ ने यह जानने पर असरार किया कि ये दोनों मुख्तलिफ सब्सटेंस आपस में राब्ता कैसे करते हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं। आज के दौर में हम यूं कहेंगे कि हमारे जिस्म एटम से बने हैं और वो एटम्स मजीद जर्रात पर मुश्तमिल है, यानी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और ये पार्टिकल्स उस बुनियादी नजरिए यानी कोर थ्योरी के कवानीन के ताबे होते हैं, यानी उसे ओबे करते हैं। अगर आप ये कहना चाहें कि जहन एक अलहदा सब्सटेंस है, हमारा माइंड, ना कि उन तमाम पार्टिकल्स की कलेक्टिव इफेक्ट को बयान करने का एक तरीका, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो सब्सटेंस इन पार्टिकल से किस तरह इंटरेक्ट करता है। अगर वाकई जहन एक अलग सब्सटेंस है तो फिर बुनियादी नजरिए की जो इक्वेशन है किस तरह इनकरेक्ट है। अगर वो गलत है तो हमें उन्हें इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। 17वीं सदी के अवाइल में मुकद्दस रोमन सल्तनत एक लूज कॉन्फेडरेशन थी जो मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स, शहरी रियासतों पर मुश्तमिल था और मौजूदा जर्मनी के इलाके में मरकूज था, सेंटर था। उनमें से एक सबसे बाअसर रियासत थी इलेक्टोरल प्लेटिनेट, जो राइन के किनारे बिखरी हुई कई बल्दियात पर मुश्तमिल थी। 1618 में एलिजबेथ, जिन्हें हम प्लेटिनेट की शहजादी के तौर पर जानते हैं, वहीं पैदा हुई। वो फ्रेडरिक पंजुम इलेक्टोरल पैलेटाइन की बेटी थी और उनकी वालिदा एलिजबेथ स्टॉट थी, जो खुद इंग्लैंड के बादशाह जेम्स अव्वल की बेटी थी। एलिजबेथ की परवरिश हमें आज के जाविये से काफी शानदार महसूस होती है, अगरचे उस जमाने के मरकजी यूरोप में शायद ये एक आम सी बचपन की कहानी रही हो। एलिजबेथ की परवरिश बोहीमिया में नहीं हुई। उनके वालिदैन ने जब बोहीमिया की बादशाहत संभाली तो वो तजुर्बा निहायत मुख्तसर और नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद वो नीदरलैंड में पनाह लेने पर मजबूर हुए। कुछ अरसे तक एलिजबेथ की परवरिश उनकी नानी ने हाइडेलबर्ग में की और जब वो 9 बरस की हुई तो अपने जला वतन फैमिली के दीगर अफराद के साथ दी हॉग मुंतकिल हो गए। इस सारी सियासी अफरा तफरी के बावजूद एलिजबेथ ने एक निहायत जामे तालीम हासिल की, जिसमें फलसफा, फलकियात, रियाजी, कानून, तारीख और क्लासिकी जुबानें शामिल थी। इन्हीं जुबानों में महारत की वजह से उनके बहन भाई उन्हें प्यार से यूनानी, द ग्रीक कहकर बुलाते थे। वो 12 बरस की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश एक ऐसी मां के हवाले हो गई जो उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि वो एलिजबेथ का मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो संजीदा और इल्मदोज तबीयत रखती थी। और चूंकि एलिजबेथ सच बोलने को दरबारी आदाब पर तरजीह देती थी तो गालिबन उनकी घरेलू जिंदगी मजीद मुश्किल बनी रही। अगरचे एलिजबेथ ने शहजादियों की मयार के मुताबिक कोई आसान या शाहाना जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन उसके बावजूद वो इल्मी और सियासी तौर पर निहायत मुतहर्रिक और बाअमल रही। वो समाजी इंसाफ की अलमबरदार थी और उन्होंने विलियम पेन समेत कई बाअसर क्वैकर रहनुमाओं से दोस्ती की और उनकी हिमायत की। हालांकि उनके अपने कैल्विनिस्ट अकायद, कैल्विनिज्म और क्वैकर के मजहबी नजरियात में फर्क था। उनकी जिंदगी में शादी का सिर्फ एक बाज़ाब्ता पैगाम आया जो पोलैंड के मुअम्मर बादशाह किंग व्लादिस्लो फोर्थ चहारम की तरफ से था, एक ऐसे शख्स से जिनसे एलिजबेथ ने कभी मुलाकात तक नहीं की थी। लेकिन पोलिश पार्लियामेंट ने शर्त रख दी कि ये शादी तभी मुमकिन हो सकती है जब एलिजबेथ कैथोलिक मजहब इख्तियार करे, जो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यूं ये रिश्ता आगे न बढ़ सका और शादी मंसूख हो गई। 1667 में एलिजबेथ ने हरफोर्ड एबे के कॉन्वेंट में शमूलियत इख्तियार की, जहां वक्त के साथ वो एबिस के बुलंद मनसब तक पहुंच गई। लेकिन एलिजबेथ कोई गोशानशीन राहिबा नहीं थी। वो एक सरगर्म फलाही शख्सियत थी, एक इंसान दोस्त। उन्होंने एबे को उन लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए पनाहगाह बनाया जो अपने जमीर की वजह से जुल्म सितम का शिकार बने।
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آس پاس کے قصبے کی عملی طور پر حکمرانی بھی سنبھال لی تھی. سن 1680 میں وہ شدید علیل ہو گئیں اور اسی سال ان کا انتقال ہوا. لیکن اس سے پہلے وہ نہایت وقار سے اپنے معاملات کو سمیٹ چکی تھیں اور اپنی بہن لوئس کے نام ایک وداعی خط بھی تحریر کیا. حقیقی دنیا میں رینے ڈیکارٹ بلا شبہ ایک بااثر اور معروف فلسفی اور سائنسدان بننے میں کامیاب ہوئے. جیسا کہ ہم نے دیکھا انہوں نے مادی دنیا کے بارے میں شدید شک سے اپنی فکری جستجو کا آغاز کیا اور بالآخر اپنے وجود پر یقین اور خدا پر ایمان کی بنیاد پر اس اسکیپٹسزم سے خود کو نکالا. لیکن اس وقت ہمارا اصل موضوع ڈیکارٹ کا مائنڈ باڈی ڈوئلزم کا نظریہ ہے.